Hello everyone, welcome to Self Study Center Vidya Dadati Vinyam. So today I am here with a road safety quiz competition which is organized for enhancing the awareness about traffic laws, road regulations and driving skills. So why this competition has been organized? Because as you know, in India the road accidents are going to increase day by day. So to reduce this kind of accidents, we are going to provide this kind of additional information with these booklets. So this is provided by Haryana Police, right? So what are the things which is mentioned here? I am going to explain you in the two parts. It will be in Hindi as well as in English. Okay? So जो भी important topics हैं इस सेफ्टी क्विज कंपटीशन के लिए उन सभी को मैं वन लाइनर के रूप में मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा। उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा। साथ में जब दो पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसमें जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं प्लस एक्स्ट्रा जो आप चीज़ें आती हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसका मेन मोटो क्या है कि जब बच्चे इन चीज़ों के बारे में जानेंगे अपने पेरेंट्स अपने दोस्तों ये सभी को बताएंगे और जिससे अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। सो व्हाट इट इज रिटन, लेट मी क्लियर इट. Okay, see, so I have underlined this one and okay, so हरियाणा पुलिस यातायात संबंधी नियमों के बारे में जागरूकता लाने तथा भावी चालकों के ड्राइविंग कौशल को बढ़ाने के लिए अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। ठीक, इसमें जो मेन फैक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ दिया हुआ है 1,40,000, राइट, 1,40,000 जो लोग हैं वो सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं और ऐसा क्या है प्रति वर्ष का है, मतलब हर साल ऐसा होता है। और लगभग ये पाया गया है कि पिछले मतलब दशक में इसमें 50% की वृद्धि हुई है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में केवल पूरे दुनिया का 1% वाहन जो होता है भारत में है, बट जो सड़क दुर्घटना की बात करें, राइट, जो रोड एक्सीडेंट की बात करें तो यहाँ 10% है। ओके, तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जो यहाँ से दिया गया है। उसके बाद है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है जो क्विज कंपटीशन हरियाणा में, ये शत्रुजीत कपूर जो आईपीएस ऑफिसर हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को, ठीक है, उनके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। अब इसमें जो चीज़ें दी गई हैं ये इसका इंडेक्स है जो आपको ध्यान से देखना है। इसको सभी को मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ जो वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि जो ड्राइविंग है एक विशेष अधिकार है। ओके, इस अधिकार के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। वाहन चलाने के पूर्व आनंद लेने के लिए आवश्यक है कि आपको सुरक्षित ड्राइविंग के नियम तथा कानूनों की पूर्ण जानकारी हो तथा आप हर समय पर उनका पालन भी करें। तो ड्राइविंग एक स्किल है, राइट, तो उसके तहत जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं, जो भी कंडीशंस आते हैं या भी जो भी नॉलेज चाहिए वो एक प्रॉपर तरीके से ड्राइवर को होने चाहिए। कुछ तथ्य जो आपको बताए गए हैं इस बुक में, विश्व में प्रति वर्ष लगभग 13 लाख, क्या है, 13 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। 90% जो हादसे होते हैं वो विकासशील देशों में होते हैं, ठीक है, और इसमें मरने वाले जो हैं सबसे ज़्यादा युवा वर्ग होते हैं। ओके, सड़क दुर्घटनाएं प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, ठीक है, ये भी इसके तथ्य है। और अगर भारत की बात करें तो सड़क दुर्घटना में भारत का जो स्थान है वो पहला स्थान है। तो कितना मतलब ये अच्छी बात नहीं है, राइट, हमारे भारत के लिए। भारत में प्रति घंटा 15 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। सोचिए कितनी मतलब कैसी हालात हैं। बिकॉज क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे पास वो स्किल्स नहीं है जो मतलब नियम जो कहते हैं जिस तरीके से हमें चलाना है, किसको चलाना है और कौन कौन से लाइसेंसेस होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। मृतकों में 85% लोग परिवार के मुखिया हैं जो परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं, मतलब ऐसे लोग डेड हो जाते हैं। और एक कारण किसी का हो सकता है, या तो चलाने वाले के या जो साइड में जो चला रहे हैं उनके कारण भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसमें जो आयु वर्ग है, जो जिस एज ग्रुप के लोग शामिल हैं इस सड़क दुर्घटना में, वो 30 से 59 वर्ष की आयु के लोग हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसका मुख्य कारण क्या है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं इनका मुख्य कारण है
कि जब कोई शराब पीकर वाहन चलाता है या तेज रफ्तार में चलाता है या गति सीमा को तोड़ता है या जो नियम बताए गए हैं उस नियम को पालन नहीं करता है या फिर गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें करता है, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है या फिर तेज गति से किसी चीज़ को ओवरटेक करता है या फिर वाहनों पे ओवरलोड होता है, तो ये सारे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। ओके, जैसे इसका मुख्य उद्देश्य आपको मैंने बता दिया कि स्कूली बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स तक इन बातों को पहुंचाना है इसका मेन। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस होता क्या है, क्योंकि अगर किसी भी वाहन को आप चलाते हैं तो उसके लिए मेन क्या है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जैसे मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर कोई भी मोटर वाहन चलाने के लिए प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि किस अधिनियम, तो 1988 की धारा कौन सी है, 3(1). ओके, पहला है। उसके बाद ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये कौन देता है, तो ये स्थानीय लाइसेंस जो प्राधिकारी होते हैं उनके द्वारा भी जारी किया जाता है। जैसे प्रत्येक उपमंडल अधिकारी जो होते हैं उसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी उपमंडल अधिकारी होते हैं हल्के मोटर वाहनों तथा दोपहिया वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करते हैं। तो कौन से होते हैं, उपमंडल अधिकारी, जो कि हल्के मोटर वाहनों तथा दोपहिया वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब मेन है कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किसे दिए जाते हैं, क्या उसका कोई एज लिमिट है, तो यस है। अगर आपके पास जो वाहन है, जैसे भारत में बात हो रही है, अगर 50 सीसी तक के इंजन के क्षमता वाले मतलब मोटर हैं तो उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, 16 ईयर्स होनी चाहिए, तब उन्हें मिल सकते हैं। अगर परिवहन वाहन है, ठीक है, या फिर जो किराए के वाहन होते हैं उनमें अगर उसे चलाने के लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 20 साल होनी चाहिए। किसी अन्य वाहन को चलाने के लिए जो आपका एज लिमिट है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। जिसके पास वैध लाइसेंस ना हो या जो आयु संबंधी योग्यता पूरी नहीं करता है, अगर वैसे लोग वाहन को चलाते हैं तो क्या है कि ऐसा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 180 के तहत अपराध है। तो किस अधिनियम 1988 धारा कौन सी है, 180 के तहत। तो इसके लिए जो अपराध की जो मतलब दंड है क्या है, वो 3 महीने का कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों भी शामिल हो सकता है। क्या बात समझ में आ गई? अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, तो पहला क्या आंसर है, लर्निंग, ओके, प्रशिक्षु लाइसेंस, जो आपने सुना होगा कि लर्निंग लाइसेंस है इसके पास। ओके, तो ये क्या होता है, स्टार्टिंग पीरियड में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको यही चीज़ें दी जाती हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो भी ड्राइवर के पास ये प्रशिक्षु लाइसेंस होता है वो क्या करता है, उसका ये रेड कलर से एल लिखा हुआ होता है, राइट, और वो उसका बैकग्राउंड वाइट रहेगा, या तो फ्रंट में और बैक दोनों साइड वो पेस्ट किया हुआ होता है। जैसे भी हम लिखा हुआ है कि आगे और पीछे सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से एल का निशान हो या पेंट हो या फिर चिपकाया हुआ हो। एल अक्षर की ऊंचाई कम से कम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे आप इसको देखो तो ये 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। ओके, अगर आप इसकी मोटाई की बात करें और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो इसकी होनी चाहिए वो 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, और जो इसकी मोटाई की बात करें हम, ये 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये एल के बारे में यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऊंचाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है या फिर मोटाई कितनी होती है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद है ड्राइविंग लाइसेंस। तो जैसे ही आपको प्रशिक्षु लाइसेंस मिलते हैं उसके 30 दिन बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, या इसकी समाप्ति होने तक भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 30 दिन के बाद कर लें या फिर जब तक ये समाप्त होता है तब तक आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये दे दिया मैंने आपको। अब क्या है कि इन जनरल ये 20 साल के लिए वैलिड होता है, या फिर आपकी आयु जब तक 50 वर्ष नहीं जाती है तब तक वैलिड होता है। ओके, उसके बाद दिया गया है कि परिवहन वाहनों के लिए नया लाइसेंस अथवा नवीनीकरण 3 साल की अवधि के लिए किया जाता है। तो या तो आपका आयु 50 साल पहले पूरा हो जाए या फिर कम से कम 20 साल के लिए दिया जाएगा। ओके, उसके बाद है आईडीपी का पूरा नाम क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। क्या होता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ओके, नाउ ड्राइविंग लाइसेंस के वर्ड। तो जो भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं वो डिपेंड करता है वाहनों की जो श्रेणियाँ होती है कि उसके हिसाब से जारी किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए बिना गियर मोटरसाइकिल चलाने के लिए
कोई लाइसेंस लेना है तो अलग से मिल सकते हैं, या फिर अगर कोई गियर युक्त मोटरसाइकिल चलाना है तो उसके लिए जो आपका लाइसेंस है वो अलग से मिलता है। अगर कोई हल्का मतलब मोटर वाहन है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अलग होते हैं। अगर कोई परिवहन वाहन है जैसे कि ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है, पर्यटक वाहन हो सकते हैं, ट्रैक्टर हो सकते हैं, ट्रेलर हो सकते हैं, तो इनके लिए अलग से जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी किए जाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर मान लीजिए कोई विकलांग है, उनके लिए स्पेशल व्हीकल बनते हैं, उनके लिए स्पेशल वाहन बनते हैं, तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल अलग होते हैं। जो रोड रोलर होता है एक भी क्या है, एक विशेष प्रकार का वाहन का वर्ग है। इसके लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं वो भी बिल्कुल अलग से बनते हैं। और कुछ विशेष किस्म के वाहन भी होते हैं, जैसे खुदाई करने वाले वाहन, क्रेन होते हैं, लिफ्ट होते हैं, बोरिंग होते हैं, है ना। इन चीज़ों के लिए भी अलग से ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं, तो ये विशेष प्रकार में आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो जैसे आप किसी भी वाहन को देखेंगे तो वाहन को चलाने के लिए एक यूज़र गाइड दिया जाता है ताकि आप उनके हर पार्ट्स को अच्छे से समझ पाएँ। तो ये ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए अगर एक कोई भी एक फोर व्हीलर है, तो ये जो आगे की ग्लास होती है इसको बोलते हैं विंड स्क्रीन। क्या बोलते हैं इसको? विंड स्क्रीन। ओके, उसके बाद इसके साइड में मिरर्स होते हैं। उसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया गया है ताकि आप समझ पाएँ कि वाहन के अंदर जो भी सुविधाएं दी गई हैं उनका यूज क्या है ना, किस कंडीशन में इसे कैसे यूज़ करना है। जैसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, प्लेट्स लगे होते हैं, लाइसेंस बम्पर लगा होता है। ओके, उसके बाद इसमें एक्सेलरेटर होता है, फुट ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक होता है, स्टॉप लाइट होता है, फिर बैक साइड में भी दो दो इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, फिर जो लाइसेंस प्लेट होता है, जो नंबर होता है वो भी होते हैं। रिव्यू मिरर होता है, जैसे मैंने बताया, रिव्यू मिरर होता है, हॉर्न होते हैं। ओके, सो साइलेंसर होते हैं, सीट बेल्ट्स होते हैं, एयर बैग होते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई होती हैं और उन सभी चीज़ों का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से एक चालक को आना चाहिए। जैसे आप स्टीयरिंग को जब पकड़ते हैं तो जो स्टीयरिंग पकड़ने का जो सही तरीका है वो क्या है? वो क्वार्टर टू थ्री होना चाहिए। जो आपके हाथों का पोजीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्वार्टर टू थ्री होना चाहिए या फिर 10 to 2 होना चाहिए। तो ये सभी क्या होते हैं? वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो हम देखते हैं कि ये आपका पोजीशन दिया गया है, इसमें से ये पोजीशन सही है, क्वार्टर टू थ्री, ओके, या 10 to 2। इज इट क्लियर? 10 to 2 कर लीजिए या फिर क्वार्टर टू थ्री कर ले। अब आगे बढ़ते हैं कि जो भी हॉर्न होता है, देखो अब हॉर्न का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी म्यूजिक लगा दो या कोई भी घंटी लगा दो, ऐसा कुछ नहीं करना। इसका भी एक प्रॉपर गाइडलाइंस होना चाहिए और हॉर्न का जो उपयोग होना चाहिए केवल जहाँ आवश्यक हो वहाँ ही करना होना चाहिए। ठीक है, आगे है जो भी लाइसेंस प्लेट लगे होते हैं, जैसे फ्रंट में देखो या फिर बैक में देखो, इसे हम नंबर प्लेट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? जैसे नंबर प्लेट पर जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उसमें सिर्फ क्या हो सकता है, पर देवनागरी अथवा किसी अन्य लिपि का प्रयोग वर्जित है। इसमें जो भी नंबर दिए जाते हैं उनको आपको प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। ठीक है, नंबर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से लिखे होने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि अगर आपका पर्सनल है तो इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और अगर आप किसी परिवहन वाहन के रूप में यूज़ करते हो तो जो इसका नंबर प्लेट का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए? आपका येलो होना चाहिए। ओके, अब साइलेंसर की बात करते हैं कि साइलेंसर इसलिए होता है कि जो भी साउंड निकलते हैं ना, साउंड को, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए साइलेंसर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद विंड स्क्रीन के बारे में मैंने बताया कि जब भी आप किसी वाहन को चलाते हो तो बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहिए कि वो क्लीन है या नहीं, है ना। वाइपर दिया होता है क्लीन करने के लिए ताकि देखने में आसानी हो। प्लस जब आप वाहन के अंदर बैठते हो उसके अंदर जो लाइट आती है कम से कम 70% जो लाइट है उसके माध्यम से आनी चाहिए। उसके साथ में जो विंडोज़ होते हैं आपके राइट में और लेफ्ट में, उससे कम से कम 50% मतलब 50% जो है वाहन उसमें लाइट आने चाहिए, मतलब प्रकाश आने चाहिए। ये किस अधिनियम के तहत बनाया जाता है? जैसे 1989 एंड 100 नियम 100 के अनुसार विंड स्क्रीन से 70% लाइट और जो साइड आपके मिरर्स होते हैं उससे 50% लाइट आने चाहिए। उसके बाद में ऑलरेडी मैंने रिफ्लेक्टर के बारे में बताया कि रिफ्लेक्टर ये दर्शाता है कि जैसे जो भी वाहन है या फिर टू व्हीलर हैं या फिर फोर व्हीलर हैं, उसमें क्या होता है, बैक साइड में एंड फ्रंट साइड में क्या होता है, एक लाल बत्ती या फिर दो लाल बत्ती होता है जो कि लाल रिफ्लेक्टर टाइप का होता है, इस पर लाइट पड़ता है तो वो चमकता है। ठीक है, उसके बाद आगे दिया हुआ है कि कुछ लाइट्स जो लगी हुई होती है ऑलरेडी वाहनों में, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के वाहन है और उसका उपयोग क्या है। जैसे एम्बुलेंस वाहन पे बात करें तो बैगनी कांच में टिमटिमाने वाली लाइट, जो लाल लाइटें होती हैं वो लगी होती हैं।
अगर कोई केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत है तो उन व्यक्तियों के वाहनों में लाल बत्ती जैसे फ्लैश सहित या बिना फ्लैशर के लगे होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? आगे बढ़ते हैं। यह हुआ है कि जो भी सीट बेल्ट है या फिर एयर बैग है वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी आप वाहन चला रहे होते हैं तो क्या होता है, सिचुएशन डिफरेंट भी होते हैं। तो हमारे लिए सीट बेल्ट जो होता है वो हमें खतरों से बचाता है, मृत्यु होने से बचाता है, चोट लगने से बचाता है, और सेम उसी प्रकार एयर बैग भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी कोई ड्राइवर, ठीक है, ड्राइव कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीट बेल्ट जरूर पहने, है ना। उसके बाद है कि जो प्रदूषण नियंत्रण है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी फोर व्हीलर चला रहे हैं, है ना, टू व्हीलर चला रहे हैं, तो क्या होता है कि उससे एयर पोल्यूटेंट भी मतलब बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि वो जांच करना पड़ता है, हर 6 मंथ के बाद आपको एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, प्रदूषण प्रमाण पत्र, कि यस आपके जो गाड़ी है बिल्कुल सही तरीके से चल रही है और वो जांच की हुई है। ओके, जब भी आप गाड़ी में बैठें तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर चीज़ की जांच करनी चाहिए कि उसका विंड स्क्रीन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वाइपर अच्छी हालात में है या नहीं, साथ में टायर सही से हैं या नहीं, है ना, और जितने भी मतलब इंडिकेटर्स हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, जो आपके मिरर हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, साफ़ है या नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस आपने लिया है या नहीं, आपने सीट बेल्ट सही से लगाया है या नहीं, प्लस जो हेडलाइट्स हैं या इंडिकेटर्स हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इज इट क्लियर? अब क्या होता है कि जो भी यातायात संकेत होते हैं, सूचक होते हैं, या फिर जो सड़क चिन्ह होते हैं, उनको क्या होता है यातायात के नियम को करने, चालक को आगे आने वाले खतरों को सावधान करने, वो मार्ग में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन करने के लिए यातायात के संकेत, सूचक और सड़क चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इनका एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए। जैसे संकेत है तो क्या होता है कि जो IRC है, दैट इज भारतीय रोड कांग्रेस, ठीक है, इसके द्वारा यातायात के संकेत प्रकाशित किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो यातायात के संकेत है वो किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, दैट इज भारतीय रोड कांग्रेस के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ये जो संकेत होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला क्या है, या अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत, जो बिल्कुल अनिवार्य है, कंपल्सरी है, या फिर चेतावनी पूरक संकेत, ये दूसरा है, और तीसरा क्या है, सूचना परक संकेत। तो अभी हम पढ़ते हैं अनिवार्य तथा आदेशक जो संकेत है, जो बिल्कुल कंपल्सरी होता है इसको फॉलो करना, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे दिया हुआ है फर्स्ट, जैसे स्टॉप संकेत होता है, गिव वे संकेत होता है। ओके, इनको छोड़कर अन्य सभी जो अनिवार्य संकेत आकार में गोल होते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो 2 संकेत है, एक क्या है कि जो स्टॉप का है और जो गिव वे है, ये 2 संकेत ऐसे हैं जो कि मतलब राउंड नहीं होते हैं। इनके अलावा जितने भी अनिवार्य संकेत होते हैं वो सभी राउंड शेप में होते हैं। जैसे यहाँ स्टेप का दिया हुआ है, ठीक है, जो स्टॉप का दिया हुआ है कि ये मतलब राउंड कलर का नहीं है, स्टॉप लिखा होता है, जहाँ भी आपको दिखाई देता है आपको रुकना होता है, और प्लस आगे ट्रैफिक को देखते हुए मुख्य सड़क पर मतलब आपको जाना चाहिए अपनी सुरक्षा को देखते हुए। ये क्या एक है, ये ट्रायंगल शेप में गिव वे लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि राइट ऑफ वे, मतलब आपको जिसका अधिकार है फर्स्ट जाने का उसको मार्ग में मतलब आगे जाने देना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेनली आपको करना क्या है कि इन जो जितने भी ये साइंस हैं, है ना, ये संकेत हैं, इनको आपको याद करना है कि स्टॉप है या गिव वे है या फिर इसका मतलब क्या होता है। जैसे ये नो एंट्री संकेत का है, ये राउंड है और प्लस ये है, ठीक है, बीच में वाइट माइनस का साइन टाइप का है। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि यहाँ पर सभी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध है, मतलब वहाँ नो एंट्री का मतलब होता है। उसी तरह क्या दिया हुआ है कि आगे जाना वर्जित, यानी नो एंट्री संकेत है। इस तरह से राउंड करके दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार इसे देख लेना है कि ये नो एंट्री का है, ये वन वे संकेत है, ये भी वन वे संकेत है। ये क्या है, दोनों दिशाओं में आवागमन जो है निषिद्ध कर दिया गया है, कि मतलब अगर आप 2 लेन है आने के और जाने के, तो दोनों क्या कर दिए गए, निषिद्ध कर दिए गए, मतलब आपको जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। यह चीज़ उन जगहों पर होता है जहाँ दोनों दिशाओं में वाहनों का यातायात क्या है, वर्जित है। अब आगे अगर पढ़ते हैं तो क्या है, दिया हुआ है कि सभी वाहन निषिद्ध, मतलब यहाँ पर इस एरिया पे आप कोई भी वाहन नहीं जा सकता है। इस तरह क्या है, ट्रक निषिद्ध, जैसे कि यहाँ पर बैलगाड़ी वो ठेला निषिद्ध। तो ऐसे बहुत सारे सूचक हैं, संकेत हैं, जिनको आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। और जब जैसे ही आप इसे एक बार देखेंगे तो ये सभी के सभी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसे देख लीजिए अच्छे से कि ये कौन कौन से संकेत हैं, और आपको एक कोई इस बार क्या करना है, इसे पढ़ लेना है। ओके,
तो जस्ट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर की ओर स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको देखते जाना है। ओके, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे ये है नो पार्किंग का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये नो पार्किंग का है। इज इट क्लियर? और यहाँ क्या है, ये पार्क करना निषिद्ध है, मतलब ये नो पार्किंग का ये भी सिग्नल है, यहाँ पर रुकना या पार्क करना निषिद्ध है, वो भी स्टॉप किया गया है। उसके बाद ये ऊंचाई की सीमा है, आगे देखिए ये भार की सीमा आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये भार की सीमा है। उसके बाद आगे की ओर अगर देखें तो जो इम्पोर्टेंट क्या है, प्रतिबंध समाप्त, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर स्टॉप किया गया था वो अब हटा दिया गया है। आगे है कि अनिवार्य दायां मोड़ है ये। इसके बाद ये बाएं रहना अनिवार्य है। ओके, अनिवार्य साइकिल रास्ता दिया गया है, हॉर्न बजाना अनिवार्य है। तो इन जितने भी चीज़ें आपको दी गई हैं यहाँ पर, आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आप एक बार देखते हैं तो अपने आप आपको याद आ जाएगी, और जब आप MCQs में ये ऑप्शंस के रूप में मिलेंगे तो आप इसे आसानी से पिकअप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है चेतावनी परक संकेत। क्या पढ़ना है हमें? चेतावनी परक संकेत। जैसे अगर आप इसे पढ़ोगे तो मोटर यान अधिनियम 1988, ये भी फिर से 1988 के तहत बहुत सारे जो निम्नलिखित है चेतावनी परक संकेत वर्णित है। जैसे ये जो भी चेतावनी परक संकेत होते हैं इन जनरल कैसे होते हैं, त्रिकोण होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिकोण, ठीक है, मतलब त्रिभुजाकार के होते हैं। जैसे दाईं ओर का मोड़ है ये बाईं ओर का मोड़ है, ये दाईं ओर दोहरा मोड़ है। तो आप इन चीज़ों को बस एक बार देख लीजिए, ठीक है, और अपने आप ये सारी चीज़ें आपके माइंड में मतलब आ जाएंगी। और इसका क्या संकेत, जैसे आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्या है, ये संकर है, मतलब जो है ना नैरो स्पेस है। जैसे आगे से आकर आप आ रहे हैं, उसके बाद धीरे 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 जो स्पेस है आगे की एरिया है वो बिल्कुल संकरा होता जा रहा है। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखो ये फिसलन भरी सड़क है, आगे सड़क तंग है। ओके, उसके बाद आगे स्कूल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर काम चालू है, और ये क्या है, इसमें मतलब ये रास्ता कहने का मतलब इस साइन का मतलब है कि आगे पशु या पक्षी मतलब इन जनरल जो एनिमल्स है वो आ सकते हैं आपके आगे चलाते हुए। आगे क्या है, पत्थर गिरने की संभावना है, ये बता रहा है, ये नाव को बता रहा है, ये चौराहा है। ओके, मध्य रेखा में अंतराल को बता रहा है। उसके बाद ये जितने भी सिंबल्स हैं आपको ध्यान रखना है। जैसे बाईं ओर रास्ता है, दाईं ओर रास्ता है। ये सिंबल्स अगर आप एक बार दो बार देखते हैं तो अपनी चीज़ें अपने आप आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? ये आगे मुख्य सड़क के बारे में बता रहा है, आगे मुख्य सड़क है। ओके, ये गोल चक्कर के बारे में ध्यान दे रहा है। इज इट क्लियर? अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद दिया हुआ है कि ये जो सिंबल है याद रखिए, खतरनाक गहराई। ओके, इसके बाद है रबड़ स्ट्रिप है, उभार या खराब रास्ता के बारे में बताया जा रहा है। बस आप इस एक बार देखते जाइए, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। है स्पीड ब्रेकर, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, स्पीड ब्रेकर। ओके, आगे देखते हैं फिर से। फाटक वाला रेल पार पथ लेन बंद है, ये ध्यान रख लेना है। ऊपर तार है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ऊपर क्या है, तार है। ये है यातायात के संकेत, यातायात के संकेत जो आप देखते रहते हो, ठीक है। उसके बाद है सूचना परक संकेत। सूचना परक संकेत वाहन चालकों को दिशा, गंतव्य तथा सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं आदि की जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे ये आपने बोर्ड देखा होगा कि बैकग्राउंड में ब्लू होता है, वाइट कलर से लिखा होता है, जो कि बताता है आपको कि ये रोड कहाँ जाएगी, या फिर यहाँ जो आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं उसका इन्फॉर्मेशन इसमें दिया जाता है। ओके, देख लीजिए एक बार सभी को। ओके, जैसे क्या है, प्राथमिक चिकित्सा का असर, मतलब जो भी सुविधाएं आसपास में होती है या फिर ये रोड कहाँ जाता है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी इसके द्वारा दिया जाता है। जैसे आसपास में अल्पाहार है, भोजन स्थल है, या कोई विश्राम स्थल है, या कोई बस स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पर का रास्ता नहीं है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है। ओके, ठीक है, ये देख लीजिए आप एक बार। ये ऑटो रिक्शा स्टैंड है, ये टैक्सी स्टैंड है ना, साइकिल रिक्शा स्टैंड है। यहाँ पर मुरम्मत की सुविधा है। ओके, देख लीजिए, ये रेलवे स्टेशन का बस लेन है, विपरीत दिशा में बस लेन है। इन दोनों में अंतर देख लीजिएगा एक बार, ये बस लेन की है और ये क्या है, विपरीत दिशा में बस लेन की है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। देखिए ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आप रोड पर निकलते हैं तो हमें ट्रैफिक जो सिग्नल्स होते हैं उनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे ट्रैफिक लाइट के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ट्रैफिक लाइट जो है चौराहे पर यातायात को नियंत्रण करने के लिए लगाई जाती हैं। कई चौराहों पर ट्रैफिक लाइट के ऊपर बिजली संचालित तीर के निशान बने होते हैं। जैसे जो भी ट्रैफिक लाइट्स बने होते हैं, जिस भी शेप्स में बने होते हैं,
तो वहाँ साइड में एरोज भी होते हैं। ओके, तो उन एरोज को भी हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप देखें तो लाल बत्ती ऑलरेडी आप जानते हो कि जैसे ही लाल बत्ती आपको दिखाई देती है तो इसका अर्थ होता है कि आपको रुकना है। ओके, तो चौराहे पर प्रवेश से पहले स्टॉप लाइन या पैदल पारपथ से पहले आपको रुक जाना है। जब तक लाल बत्ती हरे रंग में नहीं बदल जाती तब तक आपको वही इंतजार करना है। लाल बत्ती पर तीर के निशान का मतलब है कि तीर की दिशा में मुड़ना मना है। अगर लाल बत्ती है और साथ में जो एरो दिखाया जा रहा है मतलब कि आपको उस दिशा में नहीं जाना है। एक होता है पीली बत्ती, ठीक है। पीली बत्ती का मतलब होता है कि आपको ठहर कर इंतज़ार करना है और जैसे ही ग्रीन आएगी आपको चलना है, ठीक है। तो लाइन या पैदल पारपथ से पहले ही रुक जाएं, ये कहता है। और अगर आपने चौराहे पर प्रवेश कर लिया है और उसके बाद पीली बत्ती आई है तो सावधानी पूर्वक चलते हुए चौराहे को पार भी कर लेना है। ओके, पीले तीर के निशान का मतलब है, अगर पीले तीर का निशान बना हुआ है तो तीर की दिशा में सावधानी पूर्वक चलना है। तो अगर रेड लाइट पे रेड कलर से आपको एरो बना हुआ है इट मीन्स नहीं मोड़ना है। अगर येलो लाइट से तीर बने हुए हैं, येलो लाइट का जो है चल रहा है और तीर बने हुए हैं तो आप एरो बने हुए हैं तो क्या करना है, आपको धीरे धीरे वहाँ पर चलना है, साथ में सावधानीपूर्वक। अगर हरी बत्ती है तो उस दिशा में आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अगर हरा तीर इंगित करता है कि आप उचित लेन में रहते हुए तीर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद है पैदल पार पथ सूचक, की जानकारी देता है कि किस जगह से आपको जाने की ज़रूरत है, राइट। इसके बाद है फ्लैशिंग लाल और पीली बत्ती। तो फ्लैशिंग लाल बत्ती का अर्थ है कि आप स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुके, केवल तभी आगे बढ़े जब सुरक्षित हों, ठीक है। फ्लैशिंग पीली बत्ती का अर्थ है कि आप धीमे और सावधानीपूर्वक चलते रहें। तो ये दोनों बातें वही हैं बिल्कुल जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि लाल बत्ती है तो आपको रुकना है और अगर पीली बत्ती है तो धीमे धीमे आपको धीरे आगे बढ़ना है। आई बात समझ में? और ये हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको खतरों से बचना है ना, अपने आप को सेफ रखना है तो ट्रैफिक लाइट्स जो होते हैं उसका उल्लंघन कभी ना करें। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब है कि जैसे आपने देखा होगा जो ट्रैफिक लाइट्स जो जलते रहते हैं उनको फॉलो करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ यातायात पुलिस द्वारा हाथ से संकेत किए जाते हैं, ठीक है। वो मतलब सीटी भी बजाते रहते हैं प्लस हाथों से संकेत देते हैं ताकि जितने भी यात्री वहाँ से गुजर रहे हैं उन चीज़ों का पालन कर सके। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है कि पीछे से यातायात रोको। अगर पीछे से यातायात रोकना है तो इन्होंने ऐसा करके साइन से सिंबल दे दिया, आगे से आने वाले को रोकना है तो ऐसे करके साइन दे दिया। तो जितने भी सिंबल्स हैं आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। जो भी साइन है, जो भी सिंबल्स हैं, आपको एक बार देखना है वो किस चीज़ के लिए हैं, तो आपको ऑलरेडी अब वो चीज़ें याद आ जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो, दाएँ से बाएँ यातायात रोक दें, दाएँ से आ रहे यातायात को बाएँ मोड़ने की अनुमति, आप याद कर लीजिएगा कि जैसे इस तरह से कंधे पर हाथ है और एक ऐसे स्टॉपेज है तो ये क्या कहता है कि दाएं से आ रहे यातायात को बाएं मोड़ने की अनुमति है। अगर बाएं से आ रहे यातायात को दाएं मोड़ने की अनुमति है, वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इज इट क्लियर? आगे है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप देखते होंगे कि जब भी आप सड़क पे जाते हो तो सड़क पे जाते समय बहुत सारी क्या होता है वाइट लाइन्स बनी होती हैं। अब ये वाइट लाइन्स का मतलब समझ में नहीं आता है, मतलब देखने से तो ऐसा लगता है जैसे सजावट टाइप की हैं, बनाई गई हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है, इन सभी का एक मतलब निकलता है और जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे आप देखते होंगे कि अगर इस टाइप की रोड बनी हुई है, राइट, और इसमें बोलते हैं विच्छेदित केंद्र रेखा, मतलब ये जो लाइंस बने हुए हैं, राइट, ये जो लाइंस बने हुए हैं ये क्या है, ब्रेक है ना, इनके बीच में गैप है। तो अगर इस तरह की रेखाएं बनी होती हैं तो ये कहता है कि यातायात की दो विपरीत धाराओं को अलग कर, जैसे मान लो एक बच्चा इधर से कोई जा रहा है ना, और एक इधर से कोई जा रहा है, तो ये दो डायरेक्शंस हैं, इन दोनों को फर्स्ट अलग करती है, दो लेन है दोनों को अलग करती है, पहला बात हो गया। और इसमें एक और बात है कि जब भी आपको अगर नीड है ओवरटेकिंग करने की और आपको कोई खतरा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि इस लाइन को क्रॉस करके किसी भी पर्सन को ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? मैं आपको एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रही हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वैन यहाँ है और एक वैन यहाँ है ना। अगर इस पिछले वाले वैन को यहाँ से जाना है, राइट, और ऐसे नीट है और आगे का रास्ता जो बिल्कुल है सेकंड लेन का वो सुरक्षित है, तो यहाँ से क्या कर सकता है, इसे क्रॉस करके आगे जा सकता है, ठीक है। दैट इज ओवरटेक में ये वर्क करता है। विच्छेदित लेन रेखा इंगित करती है कि जब सुरक्षित हो तब आगे निकलने के लिए दूसरी लेन में जाने की अनुमति है, ठीक है।
जो इसकी लंबाई होती है वो 3 मीटर की होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपका रोड जब जहाँ जाते हो अगर आपको दिखाई देता है कि ठोस केंद्र रेखा है, मतलब सेंटर में एक क्या है, एक कंटिन्यूअस लाइन बनी हुई है। तो अगर एक कंटिन्यूअस लाइन बनी हुई है इसका मतलब होता है कि ये फर्स्ट तो दो लेन को सेपरेट करता है, ये बात तो समझ में आ गई। और प्लस इन जनरल इसमें आपको इसे क्रॉस करने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी तरह की बाधा आती है, किसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आप इस लेन को क्रॉस कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये जनरल सफ़ेद रंग की होती है, ओके। और कभी कभी क्या होता है, मतलब ये ऑप्शनल है कि ये पीले रंग की भी हो सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि दोहरीय केंद्रीय अवरोध रेखा, जैसे 2 लेन से एक ऐसे जा रहे हैं, कैसे जाने की सुविधाएं हैं। अब क्या होता है कि जब भी चीज़ें आप जा रहे होते हैं या फिर आ रहे होते हो आप, तो इसमें क्या होता है कि आप ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है कि आप इस लेन को क्रॉस करेंगे, ठीक है। इन जनरल आपको नहीं करना है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो उस केस में आप इसको क्रॉस करके दूसरे साइड में जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको दूसरी ओर जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। ये है कि अगर ठोस और टूटी रेखाओं का संयोजन, जैसे मान लो अगर इस तरह से आपको कहीं टर्न लेना है जहाँ पर आगे का रास्ता आपको दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि विच्छेदित रेखाएं भी होती हैं और ये ठोस रेखाएं भी होती हैं। तो क्या होते हैं कि जब आप यहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं और आपके साइड में ठोस रेखाएं मतलब कॉन्टिन्यूस लाइन बनी हुई हैं, तो आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बट अगर कोई पर्सन यहाँ है और यहाँ पर विच्छेदित रेखाएं, जैसे एक पर्सन यहाँ है और एक पर्सन यहाँ है, तो ये क्या कर सकता है कि ये दूसरे लाइन में जा सकता है और फिर अपने आप को चेंज कर सकता है, बट ये व्यक्ति इस साइड नहीं आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए स्टॉप रेखा, मतलब अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और अगर मेन जो रोड है अगर उस पर मिल रहा है, तो इससे पहले इसको रुकना पड़ता है और आगे जाने वालों को अनुमति फर्स्ट देना पड़ता है। तो दैट इज स्टॉप रेखा। यहाँ पर स्टॉप का सिंबल भी बना हुआ, ऑलरेडी आपको अभी जस्ट बताया गया था कि स्टॉप रेखाएं क्या होती हैं। तो सड़क पर चिन्हित स्टॉप रेखा इंगित करती है कि आप इस रेखा से पहले रुके तथा मुख्य सड़क पर चल रहे यातायात को रास्ता दें। मतलब जो भी मेन लाइन पे, मेन रोड पे जो चल रहा है और आप दूसरी लाइन से आ रहे हैं, तो फर्स्ट उसे जाने दें एंड देन आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। ये स्टॉप सब लिखा होता है कहीं कहीं पर, आप देखना। एक होता है गिव वे, इसका ये मतलब क्या है कि अगर कोई रास्ते में आ रहा है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको उसे रास्ता देना है एंड देन अपने आप को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे आप देखोगे उल्टा त्रिकोण जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है गिव वे को, ठीक है। कि आप मुख्य सड़क पर ट्रैफिक को रास्ता देता था, गैप मिलने पर ही आगे बढ़ना है, इसका मतलब होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक जो है उसको रास्ता दें तथा जैसे ही गैप मिलता है आप उससे आगे बढ़ें। जेब्रा पार पथ ऑलरेडी आपको पता है कि ये जेब्रा क्रॉसिंग, मतलब जैसे ही जो मनुष्य हैं है ना, वो इस माध्यम से इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। जेब्रा पार पथ से पहले प्रायः पैदल पार पथ के सड़क संकेत लगे होते हैं, मतलब इसे जो पैदल यात्री हैं क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से ये क्रॉस कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, ये है साइकिल लेन। मतलब ये तो मेन रोड बना हुआ है, इसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उसके साइड में क्या होता है, एक साइकिल लेन होता है जिसपे साइकिल वाले व्यक्ति भी चल सकते हैं, जा सकते हैं। ये है आदर्श चौराहा, इस तरह से बना हुआ रहेगा। देखो आप एक इस तरह से, मतलब अगर देता भी है तो आपको सिंबल देगा कि जो पिक्चर है, जो सिंबल है क्या आपको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको सिंपल देख कर बताना है ये क्या है, एक आदर्श चौराहा है, ठीक है। और ये क्या था, साइकिल लेन था। क्या बात समझ में आ गई आपको? तो आगे देखते हैं कि अगर आप आदर्श चौराहे को दर्शाएंगे तो इसमें क्या होता है, स्टॉप रेखाएं भी होती हैं, पैदल यात्रियों के लिए होता है जेब्रा पार पाथ, गिव वे संकेत होता है, स्लिप लेन होता है। मतलब ये सभी चीज़ों को यहाँ पर रेखांकित किया गया है कि अगर आप मेन रोड से हटकर क्रॉस करके जाना चाहते हो तो इसके लिए भी एक रास्ता बने हुए होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ओके। उसके बाद ये बॉक्स जंक्शन, ठीक है। तो ये था आपका आदर्श चौराहा और ये क्या है, बॉक्स जंक्शन। जस्ट इसके सिंबल्स को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ बताया गया है कि अगर पीले रंग की कोणीय रेखाएं बनी होती है, पीले रंग की क्या होती हैं, कोणीय रेखाएं बनी होती है, यह रेखाएं इंगित करती है कि वाहनों को इस बॉक्स में तभी प्रवेश करना चाहिए जब आगे निकास मार्ग खाली हो। मतलब इसमें आप तभी इंटर कर सकते हो जब आपको ये मालूम हो कि आगे का जो एग्जिट है वो बिल्कुल खाली है, तो आप इससे जा सकते हैं। बॉक्स जंक्शन के अंदर वाहन का क्षण भर रुकना भी निषिद्ध होता है। ये बताता है कि अगर आपने एक बार इसमें एंट्री ले लिया, ठीक है,
तो आप यहाँ रुक नहीं सकते, आपको आगे बढ़ते जाना है। यह है कीप क्लियर चिन, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि इन रास्तों को बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे बढ़ना जाना है। मतलब क्या लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का चिन्ह इंगित है, इसका मतलब होता है कि इस क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा होने की अनुमति नहीं है। मतलब आप इसमें स्टॉप नहीं लगा सकते हो, आपको सीधे आगे बढ़ते जाना है। यह है एज लाइन, मतलब छोर रेखा। ओके, तो सड़क पर ठोस सफ़ेद या पीली रेखा वाहन चलाने हेतु सड़क की सीमा इंगित करती है कि मतलब कहाँ से कहाँ तक। इसे अगर आप देखोगे, एज लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक की ये सीमा है, इस पर आप गाड़ी चलाना है आपको। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये है साइकिल परिपथ। तो किसी भी रोड पे अगर आप चलाते हो तो साथ में जितने भी वाहन चलते रहते हैं, पैदल यात्री होते हैं, साथ में जो साइकिल वालों के लिए भी रास्ते बने होते हैं। तो साइकिल पारपथ प्रायः पैदल पारपथ के साथ साथ बनाए जाते हैं। अब ये दिखाता है त्वरण। त्वरण का मतलब होता है कि जैसे मान लो इस तरह का सिंबल बना हुआ है ना, और ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। तो ये कहता है कि जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो, जैसे मान लो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये क्या है, नैरो होता जा रहा है। मतलब आपका जो स्पीड है वो बढ़ाना है। अगर इस तरह का आपको सिंबल दिखता है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है। उसके अपोजिट क्या है कि अगर आपको मान लो इस तरह का शेप बना हुआ है, ठीक है, और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो आपके स्पीड को घटाना है, मतलब डिसलरेट करना है। तो ये जो सिंबल्स हैं इसका मतलब ये होता है। आप एक बार ध्यान रखेंगे इसको। ओके, उसके बाद अगर आप जब भी सड़क पे चलते होंगे तो आपके राइट और लेफ्ट में आप कभी कभी देखना कि ब्लैक और वाइट कलर का स्ट्रिप्स है कि चीज़ें बनी होती हैं। तो ये क्यों होती हैं? तो जैसे आसपास की जब सड़क पे चलते हो, जो भी चीज़ें होती हैं राजमार्ग के किनारे से चीज़ें होती हैं जो खतरा पैदा कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह की वस्तुओं को क्रमवार काले और सफ़ेद रंग से या कंपित मतलब स्टैगर्ड काले और सफ़ेद रंग से चित्रित किया जाता है, जिससे आपको खतरा होने की संभावना है आपके राइट और लेफ्ट साइड में। तो उस चीज़ को इंगित करने के लिए, बताने के लिए, है ना, जो ड्राइवर होता है उसको संकेत देने के लिए ये इस तरह से पेंटेड किए हुए होते हैं। उसके बाद ऑलरेडी आपको जस्ट अभी मैंने बताया था कि नो पार्किंग का एक जोन होता है, जिसमें क्या होता है, राउंड कलर का होता है, एक स्ट्रिप लाइन होती है रेड कलर की, और वो ब्लू कलर का इन बिटवीन होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये दिया गया है कि धीरे चलने के लिए, स्लो लाइन के लिए। ओके, ये है बस स्टॉप के लिए। बस स्टॉप का सिंबल इस तरह से बना हुआ होगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब क्या है कि अभी हमें कुछ बातें सीखनी। जैसे अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, ये पार्ट 1 है आपका। उसके बाद हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें बच गई हैं इन वीडियोज़ के माध्यम से वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसे ही ये 2 और 3 पार्ट में अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद कंप्लीट एमसीक्यूज आपके लाया जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सिंबल्स के माध्यम से, या फिर जो भी रूल्स के माध्यम से, या फिर संकेत के माध्यम से, वो आपको मैं एमसीक्यूज के रूप में कराता जाऊँगा। आप आंसर करते जाएंगे, और इससे क्या होगा कि आपका कंप्लीट जो है ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और साथ में ऐसा नहीं सोचना है आपको कि बस ये क्विज़ के माध्यम से इम्पोर्टेंट है। साथ में क्या होता है कि ये आपके लिए नॉलेजेबल भी है, ठीक है। आप अपने आप को बताते हैं, है ना। साथ में जब आप बड़े हो जाएंगे, या फिर अपने घर में जो भी आपसे बड़े हैं जो ड्राइविंग करते हैं, आप उनको भी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, राइट। तो जस्ट मतलब मैं क्या कहूँ कि ये नॉलेजेबल है, राइट। तो अगर आप इसको सीखते हैं, इसको पढ़ते हैं अच्छे से, तो क्या होता है कि आपको एक नॉलेज मिलेगा, और आप जब भी रोड पर बाहर निकलते हैं तो आप ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मैं कल या परसों आपको अपडेट करता हूँ। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।